सीधा चलते हैं मतगणना के दिन की उस हाई वोल्टेज और तनावपूर्ण स्थिति में। जरा सोचिए, पश्चिम बंगाल के स्ट्रांग रूम से छेड़छाड़ के बेहद गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सीधा दावा है कि जानबूझकर बिजली काटी जा रही है और सीसीटीवी कैमरे तक बंद कर दिए गए हैं। ये हमें उस जमीनी हकीकत का सीधा एहसास कराता है जहां नतीजों से चंद घंटे पहले राजनीतिक तापमान एकदम अपने चरम पर होता है। लेकिन ठीक उसी समय एक बिल्कुल अलग ही नजारा भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ इतना भारी तनाव है तो दूसरी तरफ जश्न की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। पीटीआई न्यूज के मुताबिक दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में मिठाइयां तैयार की जा रही हैं। ये नजारा मतगणना वाले दिन के उस इमोशनल रोलर कोस्टर को दिखाता है, जहां डर, तनाव और जीत की एडवांस खुशी, ये सब कुछ एक साथ देखने को मिलता है। और अब अगर हम दक्षिण की तरफ रुख करें तो तमिलनाडु से आ रहे बयानों की ऊर्जा भी कुछ कम नहीं है। डीएमके के आईटी विंग का ये बयान देखिए, बेहद हाई एनर्जी और थोड़ा रहस्यमयी भी। ऐसे बयानों से हमें उस जबरदस्त चुनावी माहौल का साफ अंदाजा लगता है। खैर, इस चुनावी शोर शराबे और बयानों की बाढ़ से थोड़ा पीछे हटते हैं और कुछ ऐसा देखते हैं जो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों पर आधारित है। गणित बनाम चुनावी पागलपन, तमिलनाडु 2026 का पूर्वानुमान। तो इन सांसें रोक देने वाले लाइव न्यूज अपडेट से ध्यान हटाकर अब एक बेहद शांत और लॉजिकल विषय की ओर बढ़ते हैं। हम 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए तैयार किए गए एक प्रोबेबिलिस्टिक फोरकास्टिंग मॉडल का विश्लेषण करेंगे। आसान भाषा में कहें तो संभावनाओं पर आधारित एक सांख्यिकीय मॉडल। यह इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे एक्सपर्ट्स भावनाओं को किनारे रखकर सिर्फ और सिर्फ डेटा के जरिए भविष्य देखने की कोशिश करते हैं। तमिलनाडु के वोटों का पूर्वानुमान। अब यहां सबसे दिलचस्प चीज इस फ्रेमवर्क को समझना है। यह मॉडल करता क्या है? यह सीधे तौर पर ऐतिहासिक डेटा, पिछले चुनावों के रुझान और ताज़ा पोल्स को अपने अंदर फीड कर लेता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये लोकल बदलावों और गठबंधन के समीकरणों को भी एडजस्ट करता है। और फिर आती है सबसे अहम बात, ये मोंटे कार्लो सिमुलेशन का इस्तेमाल करते हुए 10,000 बार अलग अलग परिदृश्यों की गणना करता है। मतलब हर संभावित नतीजे को बार बार परखना, ठीक वैसे ही जैसे पासा फेंककर हर बार परिणाम जांचना, ताकि अनिश्चितताओं को कम करके एक सटीक नतीजे तक पहुंचा जा सके। गणित के इस भारी भरकम फॉर्मूले से बिल्कुल मत घबराइएगा। अगर हम इसे एकदम आम भाषा में समझें तो ये मॉडल बस इतना कर रहा है कि ये वोटों को सीटों में बदलने का कैलकुलेशन करता है। इसमें एक खास इलेक्टोरल एम्प्लीफिकेशन पैरामीटर शामिल होता है। ये पैरामीटर ही असल में तय करता है कि चुनाव में जो वोट मिले हैं वो जमीन पर विधानसभा की सीटों में कैसे बदलेंगे। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट की, जिसे फर्स्ट पास द पोस्ट या एफपीटी सिस्टम कहा जाता है। ये हमारी पूरी चुनाव प्रणाली का वो गुप्त इंजन है जो नतीजों को पलट कर रख देता है। इस सिस्टम में होता क्या है कि जो जीतता है उसे स्पष्ट बहुमत का जबरदस्त फायदा मिलता है। मतलब अगर दो गठबंधनों के बीच कुल वोट शेयर में बहुत मामूली सा भी अंतर है ना, तो वो अंतर सीटों के मामले में एक विशाल खाई में बदल जाता है। यही वजह है कि पीछे चल रहे गठबंधनों को गणित के हिसाब से इतना भारी नुकसान झेलना पड़ता है। इसे और अच्छे से समझते हैं। एफपीटीपी का असर वाकई जबरदस्त होता है। आप देखिए, दो मुख्य गठबंधनों के बीच वोट शेयर का अंतर महज 4.7% है। बस 4.7%। लेकिन जब हम सीटों की बात करते हैं तो यही 4.7% का फासला सीधे सीधे 101 सीटों के विशाल अंतर में बदल जाता है ना चौंकाने वाला आंकड़ा? यह साफ दिखाता है कि चुनाव में एक एक वोट का प्रभाव कैसे कई गुना बढ़ सकता है। अब इस पूरे पूर्वानुमान को जो चीज ड्राइव कर रही है वो है वोट डिस्ट्रीब्यूशन। डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन को वोट शेयर में 42.1% के साथ एक बढ़िया बढ़त मिली हुई है। वहीं एआईएडीएमके 37.4% के साथ दूसरे नंबर पर है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि टीवीके जैसी नई और उभरती पार्टियां 12.8% हिस्सा ले रही हैं। इसका सीधा असर यह होता है कि बाकी बचे हुए वोटों का एक बहुत बड़ा हिस्सा बंट जाता है। तो 10,000 सिमुलेशन के बाद जो अंतिम परिणाम सामने आया है वो एकदम स्पष्ट है। इस सांख्यिकीय मॉडल के अनुसार डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन के पास बहुमत हासिल करने की 78% पक्की गणितीय संभावना है और उनके हिस्से में लगभग 161 सीटें आ सकती हैं। दूसरी तरफ एआईएडीएमके गठबंधन को 60 सीटें और टीवीके को करीब 10 सीटें मिलने का अनुमान है। अगर हम सिर्फ गणित की माने तो तस्वीर बिल्कुल साफ नजर आ रही है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या यह सारा गणित वास्तविकता की कसौटी पर खरा उतरेगा?
ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस व्यवस्थित अकादमिक दुनिया से बाहर खींचता है और वापस उसी वास्तविक दुनिया के शोर और अनिश्चितताओं में धकेल देता है, जहां असल में इंसानी जज्बात काम करते हैं। वास्तविक दुनिया के अप्रत्याशित एक्स फैक्टर्स। देखिए, सांख्यिकी मॉडलिंग अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन इंसानी भावनाओं और कुछ एक्स फैक्टर्स के आगे इसकी भी अपनी सीमाएं हैं। भले ही हमें ऊपर से गणितीय निश्चितता दिखाई दे रही हो, लेकिन ये मॉडल खुद मानता है कि लगभग 30 से 35 निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें टॉस अप माना जा सकता है, यानी एकदम कांटे की टक्कर। यहां जीत हार का अंतर 5% से भी कम हो सकता है। और यही वो जगहें हैं जहां वोटों का थोड़ा सा भी बिखराव या जरा सा भी स्विंग मतगणना के दिन जबरदस्त ड्रामा पैदा कर सकता है। इसी संदर्भ में उभरती हुई पार्टी टीवीके के नेता आधव अर्जुन का ये विश्वास से भरा बयान देखिए, जहां वे एक बदलाव के तूफान की बात कर रहे हैं। इस बयान को हम मतगणना के दिन की ऊर्जा और गजब के आत्मविश्वास के एक डेटा पॉइंट के रूप में देख सकते हैं। असल में ये वो भावनात्मक और जमीनी लहर है जिसे कोई भी गणितीय मॉडल हमेशा पूरी तरह से नंबरों में नहीं बांध सकता। अंतिम फैसले का इंतजार। तो इस पूरे विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या है? यही कि फॉर्मूले और एल्गोरिदम हमें सिस्टम के संरचनात्मक फायदों के बारे में तो बता सकते हैं, वे बता सकते हैं कि हवा किस तरफ बह रही है, लेकिन अंततः लोकतांत्रिक चुनावों का फैसला हमेशा हमारे अप्रत्याशित मतदाता ही करते हैं। यह इन प्रिडिक्टिव एल्गोरिदम्स और राजनीतिक जमीनी हकीकत के बीच की एक बहुत बड़ी परीक्षा है। और अंत में हम एक बहुत ही अहम सवाल के साथ इस चर्चा को छोड़ते हैं। जैसे जैसे लाइव नतीजे आना शुरू होते हैं, डेटा और लोकतंत्र के बीच की ये रस्साकशी और भी दिलचस्प हो जाती है। जब उस आखिरी बैलेट की गिनती पूरी होगी ना, तो क्या संभावनाओं का वो ठंडा शांत विज्ञान जीतेगा, या फिर राजनीति हमेशा की तरह अपना कोई नया और अप्रत्याशित आश्चर्य लेकर आएगी? इस पूरे एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए